नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए जो मतदान है 121 विधानसभा क्षेत्रों में 6 नवंबर को होना है और इन 6 नवंबर को जिन जिलों में 18 जिलों में मतदान होना है, तो हम जिलावार आपके समक्ष विश्लेषण लेकर आते हैं कि किस जिले में किस पार्टी को, किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी। तो आज जब हम बात कर रहे हैं गोपालगंज की, तो फिर गोपालगंज में 2020 की क्या स्थिति थी। 2020 में सारण प्रमंडल में, सारण मतलब छपरा, सिवान, गोपालगंज, ये जो प्रमंडल है इसमें केवल गोपालगंज एक ऐसा जिला था मित्रों जहां पर कि एनडीए को बढ़त मिली थी। पिछली बार 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब रही थी, बरौली और गोपालगंज सदर सीट। ठीक है, ये 2 विधानसभा सीट ऐसी थी जहां पर कि बीजेपी को कामयाबी मिली थी और जनता दल यूनाइटेड को भी 2 विधानसभा क्षेत्रों में कामयाबी मिली थी। एक था कुचायकोट, जहां से अमरेंद्र पांडे जदयू की टिकट पर चुनाव जीते थे, और दूसरा विधानसभा सीट है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, जो कि भोरे सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार किसी तरीके से लड़ते गिरते पड़ते 462 वोट से मात्र चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी 2 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। बैकुंठपुर और हथुआ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। मतलब पिछली बार का जो स्कोर कार्ड था वो था 4 एनडीए और 2 महागठबंधन। पार्टीवार बात करेंगे तो तीनों पार्टियों को 2-2 विधानसभा क्षेत्रों में सफलता मिली थी। जनता दल यूनाइटेड को, बीजेपी को और राष्ट्रीय जनता दल को। इसके अलावा और किसी दल को कोई सफलता नहीं मिली थी गोपालगंज में। तो आज हम शुरुआत करते हैं, चूंकि शिक्षा मंत्री का क्षेत्र है, भोरे सुरक्षित सीट से। और पिछली बार जदयू ने, जैसा मैंने बताया कि 462 वोट से चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। सीपीआई एमएल के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को हराया था सुनील कुमार ने। सुनील कुमार एक्स आईपीएस भी ऑफिसर भी रहे। पहले सुनील कुमार, जिसे हम कहते हैं उत्पाद विभाग के भी मंत्री रहे, उसके बाद वर्तमान में ये शिक्षा मंत्री है। इस बार भी ये चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार इनको मिला था 74,067 वोट, 74,067 वोट्स, और सीपीआईएमएल के जितेंद्र पासवान को मिला था 73,605 वोट। तीसरे नंबर पर लोजपा की उम्मीदवार पुष्पा देवी रही थी, जिनको मात्र 4,520 वोट मिला था। इस बार इनके मुकाबले में सीपीआईएमएल ही इस सीट पे लड़ रही है महागठबंधन की तरफ से, लेकिन सीपीआईएमएल ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। जितेंद्र पासवान के बदले कॉमरेड धनंजय को चुनाव मैदान में उतारा है, और यहां से बसपा के उम्मीदवार हैं सुरेंद्र राम। और सुरेंद्र राम इस विधानसभा क्षेत्र में मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां से जन सुराज ने भी एक उम्मीदवार, एक अलग प्रकार का उम्मीदवार प्रीति किन्नर को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसकी भी काफी चर्चा है भोरे सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में। यह विधानसभा क्षेत्र ऐसा है मित्रों जहां पर कि अगर जाति के आधार पर देखेंगे तो रविदास समाज की आबादी अच्छी खासी है, और साथ ही कोयरी कुशवाहा समाज की आबादी भी अच्छी खासी है। साथ ही इस विधानसभा क्षेत्र में यादव, मुसलमान, पिछड़ा, अति पिछड़ा की भी अच्छी खासी आबादी है। तो इसीलिए अगर हम देखें सामाजिक समीकरण के हिसाब से, और जो माहौल है वहां का माहौल कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का है। और जिस प्रकार का संघर्ष लगातार पिछली बार 462 वोट से हारने के बाद सीपीआईएमएल ने किया है, तो वहां जो वर्तमान माहौल दिख रहा है उसके आधार पर सीपीआईएमएल को लीड मिलता हुआ दिख रहा है। कांटे का मुकाबला है। कांटे का मुकाबला तो बिहार में लगभग 243 में 225 विधानसभा क्षेत्रों में है। ठीक है, आप 15 से 20 सीट ही ऐसी है जहां पर की गारंटी दी जा सकती है कि फलाना कैंडिडेट जीत लिया है चुनाव। ठीक है, लगभग 90% सीट पर आप कह सकते हैं कि कांटे का मुकाबला हो रहा है। जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल है, लेकिन यहां जो लीड मिलती हुई दिख रही है वो मिलता हुआ दिख रहा है इस बार सीपीआईएमएल के उम्मीदवार धनंजय को। धनंजय युवा है, कर्मठ है और एक संघर्षशील क्षमता का परिचय दिया है उन्होंने। साथ ही सीपीआईएमएल ने पिछले 5 वर्षों के अंदर भोरे में लगातार काम किया है, उसका लाभ मिलता हुआ भोरे में दिख रहा है। मतलब जनता दल यूनाइटेड एक सीट लूज करती हुई दिख रही है। भोरे सीट
जनता दल यूनाइटेड लूज कर रही है और CPI-ML का खाता खुलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब टैली की शुरुआत हो गई 1-0 महागठबंधन 1 और जनता दल यूनाइटेड NDA 0। दूसरा विधानसभा सीट है कुचायकोट। कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में 5 बार लगा चुनाव जीत चुके हैं अमरेंद्र पांडे। बड़े भाई सतीश पांडे जो बाहुबली रहे हैं, उन्होंने पिछली बार अमरेंद्र पांडे ने एक और पुराना बाहुबली काली पांडे को चुनाव में हराया था। काली पांडे को 20,630 वोटों से अमरेंद्र पांडे ने हराने में कामयाबी पाई थी। काली पांडे भी अपने जमाने के बाहुबली रहे, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे और इसी विधानसभा क्षेत्र में RLSP उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो अभी RLM है, इसका पिछले विधानसभा चुनाव में नाम था राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की टिकट पर लड़ी थी सुनीता देवी और सुनीता देवी को भी अच्छा वोट मिला था 33,533। ठीक है, पिछली बार अमरेंद्र पांडे को मिला था 74,359 वोट, काली पांडे को मिला था 53,729 वोट और सुनीता देवी को मैंने बताया 33,533 वोट। इस विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण सबसे ज्यादा संख्या में है, ब्राह्मण, उसके बाद यादव, मुस्लिम और भूमियार की भी संख्या अच्छी खासी है। ये वो विधानसभा सीट है मित्रों कुचायकोट, जहां से नगीना राय जो पूर्व में बाहुबली नेता रहे, जिनकी हत्या हुई, वो भी केंद्र में मंत्री भी रहे नगीना राय, वो भी चुनाव जीता करते थे। ठीक है, इस बार इस विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड 52 प्रत्याशी मैदान में है। ठीक है, साथ ही अमरेंद्र पांडे का मुकाबला इस बार जो है, जो तीसरे नंबर पे रही थी ना सुनीता देवी के भैंसुर, सुनीता देवी के भैंसुर मतलब उनकी पति, स्वर्गीय पति जिनकी हत्या हो गई थी रामाश्रय कुशवाहा की, उनके बड़े भाई हरि नारायण कुशवाहा जो कि दुबई में व्यापारी हैं, व्यवसाय करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर यहां से लड़ रहे हैं और मुकाबला कांटे का होने की संभावना है। लेकिन अगर बात आज आप पूछेंगे लीड की, तो लीड मिलता हुआ दिख रहा है अमरेंद्र पांडे को। मतलब फिर जनता दल यूनाइटेड एक सीट लूज की, लेकिन एक सीट कुचायकोट बनाने में कामयाबी हासिल करती हुई दिख रही है जदयू। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 विधानसभा सीट बीजेपी की। ठीक है, जहां से पिछली बार बीजेपी ने चुनाव जीतने में कामयाबी पाई थी, वो विधानसभा सीट थी बरौली और दूसरा विधानसभा सीट था गोपालगंज शहर। तो गोपालगंज शहर में पिछली बार सुभाष सिंह चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन सुभाष सिंह का निधन हो गया बीच में ही। फिर उनकी पत्नी 22 में उपचुनाव हुआ, जब उनकी पत्नी कुसुम देवी वहां से जीती। खैर, हम बात करते हैं 2020 विधानसभा चुनाव में। 2020 विधानसभा चुनाव में सुभाष सिंह बीजेपी के उम्मीदवार ने साधु यादव, जो कि उस बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उनको 36,752 वोट से हराया था। और वहां पर तीसरे नंबर पे आए थे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आसिफ गफूर। आसिफ गफूर वही उम्मीदवार है जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर के पोता है। वो कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे और जितना मार्जिन से साधु यादव को हराया था सुभाष सिंह ने, बीजेपी के उम्मीदवार ने, उतना ही वोट जो है आसिफ गफूर को मिला था। मतलब त्रिकोणीय संघर्ष में बीजेपी के उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुए थे। ठीक है, फिर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में तो और बीजेपी की मार्जिन घट गई थी, मात्र 1700 कुछ वोट से बीजेपी जीतने में कामयाबी हासिल की थी, इसलिए कि वहां से 2022 के उपचुनाव में कुसुम देवी को जीतने में मदद मिली थी AIMIM के उम्मीदवार से। ठीक है, जिनको 12,000 वोट आया था, तो इस कारण से बीजेपी के उम्मीदवार की वहां जीत हुई थी। इस बार बीजेपी का मुकाबला दूसरे सुभाष सिंह से है। ठीक है, और उस सीट पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ओम प्रकाश गर्ग वहां मुकाबला कर रहे हैं। ओम प्रकाश गर्ग के साथ साथ बसपा की टिकट पर इंद्र यादव भी वहां से अपने भाग्य आजमा रहे हैं। साथ ही जन सुराज की टिकट पर अनूप श्रीवास्तव, जन सुराज ने पहले डॉक्टर साहब को टिकट दिया था वहां से, लेकिन डॉक्टर साहब ने विड्रॉ कर लिया। उसके बाद अनूप श्रीवास्तव को जन सुराज ने अपना उम्मीदवार बनाया है, समर्थन दिया है। तो ये चतुष्कोणीय मुकाबला की स्थिति दिख रही है। वहां पर सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, लगभग 75,000 मुसलमान हैं वहां पर। राजपूत जाति के 35,000 वोट है। साथ ही वैश्य वर्ग की, चूंकि शहरी विधानसभा क्षेत्र है, तो वैश्य भी लगभग 40 से 45,000 के बीच है। तो मुकाबला यहाँ कांटे का है। लेकिन होता क्या है ना कि गोपालगंज शहरी विधानसभा क्षेत्र में प्रायः
ध्रुवीकरण हो जाता है। मुस्लिम यादव एक तरफ, शेष जातियां दूसरी तरफ। ये ध्रुवीकरण के सहारे ही लगातार गोपालगंज विधानसभा सीट से कई चुनावों से भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। यदि इस बार भी ध्रुवीकरण हुआ तो बीजेपी की बल्ले बल्ले, नहीं जाति के आधार पर वोट पड़ा तो फिर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ सकती है। लेकिन आज के दिन में यदि आप पूछेंगे तो मैं इस विधानसभा सीट को बीजेपी के पाले में डालूंगा। इसलिए डालूंगा कि अधिकतर बिहार में जहां कहीं भी इस तरह की स्थिति बनती है तो शहर में मुसलमान जिधर जाता है उसके खिलाफ होता है, लेकिन एक बात बीजेपी के खिलाफ जा रहा है इस बार। इसीलिए मैं कह रहा हूं यहां पर कुछ भी हो सकता है। वो खिलाफ क्या जा रहा है कि इस बार किसी भी प्रमुख खेमे से उम्मीदवार मुसलमान नहीं है कोई। मतलब वो मुस्लिम एक ब्लॉक के रूप में जो है कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। और इसीलिए जो एंटी मुस्लिम ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में हुआ करता था वो बनता हुआ नहीं दिख रहा है। यदि यहीं पर अगर आरजेडी, कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन का कोई उम्मीदवार अगर मुसलमान होता तो ध्रुवीकरण की संभावना बढ़ जाती। लेकिन अब देखिए क्या होता है, एआईएमआईएम कितना वहां ध्रुवीकरण कराने में, अगर एआईएमआईएम का कुछ विशेष खेल हुआ तो फिर ही बीजेपी को वहां पर फायदा मिल सकता है। अदरवाइज यहां कांटे का मुकाबला है। आप ये कह सकते हैं 51-49 नहीं बल्कि 50.50.1 और 49.9 इतना का मुकाबला है कांटे का। लेकिन अगर मैं अगर आज दूं तो बीजेपी को दे देता हूं। इसके अलावा बरौली विधानसभा सीट है। बरौली विधानसभा सीट पिछली बार बीजेपी की टिकट पर यहां से राम प्रवेश राय जीते थे, जिनको 81,956 वोट मिला था। इन्होंने आरजेडी के रियाजुल हक राजू को चुनाव में हराया था 14,155 वोट से। इस बार आरजेडी ने रियाजुल हक का टिकट काट दिया। तो केवल आरजेडी ने नहीं काटा बल्कि बीजेपी ने भी काट दिया अपने राम प्रवेश राय जीते हुए उम्मीदवार को। जीती हुई सीट बरौली बीजेपी ने जदयू को दे दी और जदयू की टिकट पर यहां से लड़ रहे हैं मंजीत कुमार सिंह। वही मंजीत कुमार सिंह जो 2020 के विधानसभा चुनाव में बैकुंठपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी के हार के कारण बने थे। तो इस बार बरौली विधानसभा सीट चला गया जदयू के खेमे में और वहां से मंजीत सिंह लड़ रहे हैं और इनका मुकाबला आरजेडी के उम्मीदवार दिलीप सिंह से है। ठीक है। और रियाजुल हक राजू बागी उम्मीदवार बन गए हैं, बसपा की टिकट पर लड़ रहे हैं। बसपा का यह प्रभाव क्षेत्र है। यहाँ वाल्मीकि समाज के लोग, रविदास समाज के लोग अच्छी खासी संख्या में हैं। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है। यहां पर जातीय समीकरण देखेंगे तो यादव, भूमिहार, ब्राह्मण तो हैं ही, लेकिन मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी है। और यदि रियाजुल हक राजू के साथ मुसलमान के अलावे दलित समाज के लोग अगर इकट्ठा हो गए तो रियाजुल हक राजू की जीत, बसपा की जीत, बसपा का खाता खुलेगा बरौली विधानसभा सीट पर। और आज के डेट में दिलीप सिंह आरजेडी के उम्मीदवार है, मंजीत सिंह एनडीए के उम्मीदवार हैं, जदयू की तरफ से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं लीड मिलता हुआ दिख रहा है तो बसपा के उम्मीदवार रियाजुल हक राजू आगे दिख रहे हैं। अंतिम क्षण में फिर ध्रुवीकरण का मामला, यदि अभी तक वो स्थिति नहीं दिख रही है, अभी तक दिख रहा यही है कि बसपा के उम्मीदवार होने के कारण जो वाल्मीकि समाज, जो रविदास समाज के लोग हैं वो रियाजुल हक के साथ दिख रहे हैं। अगर मुसलमानों का पूरा वोट इंटैक्ट रियाजुल हक राजू के साथ रहा, मुसलमान अगर बटा नहीं आरजेडी के साथ गया नहीं, तो रियाजुल हक राजू बसपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतेंगे, ये लगभग दिख रहा है। जदयू बीजेपी के उम्मीदवार के मुकाबले कमजोर दिख रहे हैं। ठीक है। चूंकि मंजीत सिंह के तुलना में राम प्रवेश राय के परिवार से उनका पुत्र राकेश सिंह अगर उम्मीदवार होता तो मुझे लगता है कि ज्यादा लाभ की स्थिति में एनडीए होती। यहां उसका असर दिख रहा है कि बीजेपी के लोग उतनी मदद नहीं कर रहे हैं जदयू उम्मीदवार की जितनी करनी चाहिए थी। तो इसलिए सबसे बड़ा फैक्टर है मंजीत सिंह के कमजोर पड़ने का कि बीजेपी के वो उम्मीदवार नहीं है बल्कि जदयू के उम्मीदवार हैं और बीजेपी से सीट छीनी गई है
तो उसका दर्द बीजेपी के नेताओं को है और वो दर्द बीजेपी के लोग निकालने में लगे हुए हैं। देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज के दिन में लीड बसपा को मिलता हुआ दिख रहा है वहां। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आरजेडी की जीती हुई 2 विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, वो विधानसभा सीट है हथुआ विधानसभा सीट पर पिछली बार राजेश कुमार कुशवाहा ने 2020 में जदयू के उम्मीदवार रामसेवक सिंह को हराया था। रामसेवक सिंह 2015 में जीते थे, 2020 में हार गए थे, 30,000 वोट से हारे थे, 30,527 वोट से। और यहां भी इस बार भी इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला है। यह विधानसभा सीट ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा मतदाता मुसलमान है और कुशवाहा जाति का भी अच्छा खासा संख्या है। तो कुशवाहा, यादव और मुसलमान के त्रिकोण से यहां पर आज के दिन में आरजेडी को लीड मिलता हुआ दिख रहा है। आरजेडी को लीड मिलता हुआ दिख रहा है। लगभग आप कह सकते हैं कि आरजेडी की जीत यहां निश्चित है। दूसरी सीट जो आरजेडी जीतने में कामयाब हुई थी पिछली बार, वो सीट थी बैकुंठपुर। मैंने जैसा पहले बताया आपको बरौली की चर्चा करते समय कि बैकुंठपुर विधानसभा सीट बीजेपी इसलिए हारी थी पिछली बार क्योंकि वहां मंजीत सिंह चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय रूप में। राजपूत समाज से आते हैं मंजीत सिंह। ये बैकुंठपुर विधानसभा सीट ऐसा है मित्रों जहां पर कि सबसे अधिक राजपूत जाति के लोगों ने चुनाव जीता है। राजपूतों की संख्या भी अच्छी है। यहां से 9 बार राजपूत जाति के लोग उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। 3 बार यादव और 3 बार ब्राह्मण चुनाव जीते हैं। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति है कि सीधा मुकाबला है जिन 2 उम्मीदवारों के बीच, उसमें कोई राजपूत नहीं है। बीजेपी के मिथिलेश तिवारी का मुकाबला यहां निवर्तमान विधायक प्रेम शंकर प्रसाद यादव से हो रहा है। प्रेम शंकर प्रसाद यादव ने पिछली बार बीजेपी के उम्मीदवार को 11,113 वोट से हराया था। ठीक है, यहां पर इस विधानसभा क्षेत्र में वैश्य, राजपूत, ब्राह्मण, ये 3 ऐसी जातियां हैं जो एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी ताकत है। यादव और मुसलमान मिलकर जो वर्तमान परिस्थिति दिख रही है उसमें चूंकि मुकाबला सीधा है तो एक ही स्थिति में बीजेपी यहां से हार सकती है। यदि रघुवंशी और यदुवंशी इन दोनों का मतलब यादव और राजपूत का तालमेल बन गया तो जिसकी संभावना इस बार कम दिख रही है। जितने भी बीजेपी के बड़े राजपूत नेता हैं सब मिथिलेश तिवारी के लिए बैकुंठपुर में प्रचार कर रहे हैं, कैंप भी कर रहे हैं। पवन सिंह जो भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं, पावर स्टार कहे जाते हैं, उनका भी दौरा हो चुका है यहां। तो अब इस कारण से यहां जो परिस्थिति वर्तमान में बनती हुई दिख रही है उसमें बीजेपी को स्पष्ट लीड मिलता हुआ दिख रहा है इस बार बैकुंठपुर में। ठीक है, तो इस तरीके से बैकुंठपुर और गोपालगंज विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही है। हथुआ विधानसभा सीट आरजेडी जीतती हुई दिख रही है। बरौली विधानसभा सीट बहुजन समाज पार्टी जीतती हुई दिख रही है। कुचायकोट जदयू जीतती हुई दिख रही है और भोरे सुरक्षित विधानसभा सीट सीपीआई-एमएल जीतती हुई दिख रही है। मतलब पिछली बार जो एनडीए को 4 सीट मिली थी और महागठबंधन को 2 सीट मिला था, उसमें एनडीए 1 सीट का घाटा हो रहा है एनडीए को। बीजेपी अपना 2 का 2 बरकरार रख रही है, 1 सीट की केवल अदला बदली है। जदयू 1 सीट हार रही है और आरजेडी भी 1 सीट हार रही है। बदले में सीपीआई-एमएल को 1 सीट मिल रही है। आरजेडी मतलब महागठबंधन का कोटा पूरा हो रहा है। 2 सीट महागठबंधन, 3 सीट एनडीए और 1 सीट जा रहा है बसपा के खाते में। तो यह गोपालगंज जिले का 6 विधानसभा सीटों का विश्लेषण। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो, हमारा विश्लेषण यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।